नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। काट दीजिए सन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिनव एजुकेशन के शानदार ऐप पे। आपका हार्दिक अभिनंदन है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे शानदार क्लास की, ऐसी क्लास जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको महाराणा प्रताप और सांगा के मध्य क्रम में क्या हुआ था, सांगा के काल के बाद में क्या हुआ और महाराणा प्रताप को जो शासन काल मिला उसके पहले क्या हुआ, उसकी हल्की सी आपको जानकारी दूंगा मैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। हम उसकी बात करेंगे महाराणा प्रताप से पहले के शासनकाल की। और महाराणा प्रताप से पहले के शासनकाल की हम बात करें तो शुरू करते हैं सांगा के उत्तराधिकारियों में। तो बात करें सांगा के बेटों से, यानी कि मैं बात करूं सांगा के जो पुत्र थे, उन सांगा के पुत्रों में कैसे किसको राज कैसे मिलता है उसकी बात करते हैं। सांगा, हमने सांगा का कंप्लीट अध्ययन कर लिया। सांगा का हमने उनके जो स्मारक है बसवादोसा में है, उनकी समाधि, जो सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। मंडलगढ़ में उनकी समाधि है। खानवा के युद्ध के बाद में 1528 जनवरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के आगे की डिटेल देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं और इसके बाद में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इनके? 4 पुत्र थे। 4 कौन कौन से थे वो देख लो। एक तो था भोजराज, एक पुत्र तो कौन था? भोजराज था। एक पुत्र कौन था? रतन सिंह, राणा रतन सिंह, क्योंकि रतन सिंह एक रावल रतन सिंह भी आता है इतिहास में, लेकिन ये राणा रतन सिंह था। तीसरा था विक्रमादित्य। तीसरा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तीसरा कौन था? विक्रमादित्य। और चौथा कौन सा था? उदय सिंह। और ये उदय सिंह से ही इनके पुत्र पैदा होते हैं, जिनका नाम है महाराणा प्रताप, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन पहले हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्या परिस्थितियां हुई ऐसी उसकी जानकारी लेते हैं। देखो, भोजराज की मैं बात करूं, भोजराज की जी की मृत्यु हो चुकी होती है, जो हम पहले बात भी कर चुके हैं। भोजराज जी की जो मृत्यु हुई थी ये खातौली के युद्ध में हो गई थी। खातौली का युद्ध 1517 में जो हुआ था, इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। भोजराज जी की पत्नी का नाम ही है मीरा, जिसे कहा जाता है राजस्थान की राधा। बहुत शानदार बात करेंगे मीरा के बारे में, हम पढ़ेंगे मीरा का व्यक्तित्व बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम केवल महाराणा प्रताप का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, तो उससे पहले इनका जानकारी ले लेते हैं। तो मीरा की बात बाद में करेंगे। मीरा भोजराज जी की ही पत्नी थी। भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। खातौली का जब युद्ध हुआ था 1517 में, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें उनके पुत्र भोजराज जी के ज्येष्ठ पुत्र यही थे, बड़े पुत्र थे, इनकी मृत्यु हो जाती। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह का काल हम देखें। राणा रतन सिंह का जो काल था ये 1528 से 1531 तक रहता है। कब से कब रहता है ये? 1528 से 1531 तक रहता है इनका काल। 1528 में ये शासक बने, 1531 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई वो देखो। इनकी हत्या किसने की? राणा रतन सिंह की हत्या जिसने की, हत्याकर्ता कौन था? हत्याकर्ता कौन था इसका? हत्याकर्ता जो था सूरजमल हाड़ा था। कौन था? सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा ये बूंदी का शासक था। इन्होंने इनकी हत्या कर दी। हत्या इन्होंने कैसे की ये देखो। ये दोनों क्या कर रहे थे? एक उत्सव खेल रहे थे, अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव खेल रहे थे। अहेरिया उत्सव होता है जो शिकार करके खेला जाता है, एक शासकों का एक शाही उत्सव होता है ये। अहेरिया उत्सव के दौरान दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के दौरान सूरजमल हाड़ा ने राणा रतन सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये सूरजमल हाड़ा जो था ये विक्रमादित्य और उदय सिंह की मां कर्मावती का भाई था सूरजमल हाड़ा।
इस सूरजमल हाड़ा ने ही राणा रतन सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। इन दोनों की मम्मी का नाम क्या था, कर्मावती। कर्मावती का भाई था सूरजमल हाड़ा, बूंदी का शासक था। इसने राणा रतन सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसकी हत्या के बाद में शासन किसको मिल गया, इसकी हत्या के बाद में विक्रमादित्य को शासन मिल गया। और विक्रमादित्य का शासन कब से कब तक था, 1531 से लेकर 1536 तक। कब से कब तक है, 1531 से लेकर 1536 तक इसका शासन काल है, विक्रमादित्य का शासन काल है। लेकिन इस विक्रमादित्य के भी समय काल में एक जो दिक्कत हुई वो आपके सामने बात करूं, इनकी भी हत्या कर दी जाती है 1536 में। और इनकी हत्या किसने की, 1536 में इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। और हत्या किसने की, इनकी हत्या की बनवीर ने। किसने की, बनवीर। अब ये बनवीर कौन था, ये बनवीर जो था उडाना राजकुमार का दासी पुत्र था। उडाना राजकुमार का दासी पुत्र। पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, उडाना राजकुमार का नाम क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया। उडाना राजकुमार, और इसका नाम क्या था, पृथ्वीराज सिसोदिया। उडाना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनकी दासी पुत्र थे, इनकी दासी थी पुत्तल दे। और पृथ्वीराज सिसोदिया के जो सुपुत्र थे बनवीर जी, सुपुत्र कहो या कुपुत्र कहो, इस बनवीर ने क्या कर दी, इस विक्रमादित्य की हत्या करके और इसने क्या कर लिया, शासन संभाल लिया 1536 में। लेकिन एक बात बताऊं, जो ये बनवीर था, ये बनवीर ये कहता था कि मेरी माँ भले ही दासी हो, लेकिन मेरे पापा तो राजकुमार थे, राजा का बेटा हूँ, राजा मैं ही बनूंगा। और इसने किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर इसको भी मारना चाहता था, बनवीर उदय सिंह को भी क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। लेकिन किसने बचा लिया, इस उदय सिंह को किसने बचा लिया, पन्नाध्याय ने। बहुत बार इतिहास में हम पढ़ते ना, पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर क्या कर लिया, इसको उदय सिंह को बचा लिया। पन्नाधाय ने इस उदय सिंह के जो इसके आभूषण थे, आभूषण निकाल के उदय सिंह के पालने में किसको रख दिया, इसको चंदन को रख दिया। और उदय सिंह को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इनको कहाँ निकाला, यहाँ से सुरक्षित इनको कुंभलगढ़ भेजा गया। कहाँ भेजा गया, चित्तौड़ से इनको निकाल के कुंभलगढ़ भेजा गया, जहाँ आशा देवपुरा के घर पे रहे, आशा देवपुरा के घर रहे, घर पर शरण ली। अब इस विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या हुआ था, उस विक्रमादित्य के शासनकाल की हम बात करें कि इस विक्रमादित्य के शासनकाल में क्या हुआ था ऐसा। तो विक्रमादित्य का शासनकाल था उसमें 1534 में गुजरात के शासक द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पे एक जोर हुआ, मेवाड़ का दूसरा जोर या चित्तौड़ का दूसरा जोर हुआ 1534 में कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ, मेवाड़ का दूसरा जोहर, चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोर हुआ। देखो आपको स्टोरी ही बता देता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है आपको इसकी ऐसी खास। यहाँ पे जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया 1534 में, तो दुर्ग की जिम्मेदारी बाघ सिंह को सौंप कर, यहाँ पे जो दुर्ग की जिम्मेदारी थी, ये दुर्ग की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, बाघ सिंह को सौंपी गई। और देवलिया के प्रतापगढ़ के जो शासक थे ठाकुर बाघ सिंह, उनको ये जिम्मेदारी सौंप के और विक्रमादित्य को तो बाहर निकाल दिया गया, इनको तो दूर भेज दिया गया। और यहाँ पे कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया महिलाओं ने। और उसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ, उसके नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में जोहर किया गया था। तो ये बात हमने यहाँ देख ली। अब हम उदय सिंह को देखते हैं।
देखो 1534 की बात हमने कर ली। अब हम किसको देखेंगे? उदय सिंह को देखेंगे। उदय सिंह की बात करेंगे, उदय सिंह की क्या बात है, उदय सिंह की क्या बातें हैं या क्या नहीं है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हम उदय सिंह की बात करेंगे, उदय सिंह का कैसे शासन हुआ, बनवीर के पास शासन था तो कौन से युद्ध में इसको हराया। तो अगली स्लाइड लेते हैं और बात करते हैं हम उदय सिंह की, यानी कि अब किसकी बात करेंगे हम? उदय सिंह। अगर उदय सिंह का काल देखा जाए, उदय सिंह का काल है 1540 से। देखो उदय सिंह का जो काल देखा जाएगा ये 1540 से 1572 तक है। अब 1540 से क्यों? 1537 से भी हम देख सकते हैं, वैसे 1537 भी मान सकते हैं, ये आपको भी मैं बात करूंगा कैसे क्या हुआ उसकी। देखो उदय सिंह का मैंने कहा इनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जब इनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया, उदय सिंह जी जो चले गए, ये कहाँ चले गए? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में ही इनका क्या किया गया? कुंभलगढ़ में इनका क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। क्या किया गया दोस्तों? राज्याभिषेक किया गया। कब? 1537। कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया 1537। लेकिन यह कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, ये चित्तौड़ में नहीं आए थे। चित्तौड़ में अभी तक ये आए नहीं थे, यहाँ पे बनवीर का ही शासन चल रहा। लेकिन 1540 में एक युद्ध करते हैं। 1540 में एक युद्ध करते हैं, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध। और ये मावली कहाँ है? ये मावली है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है? ये उदयपुर में है। 1540 में युद्ध होता है, मावली का युद्ध। और युद्ध किन किन के बीच में होता है? युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के बीच में। युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के बीच में। उदय सिंह क्या कर जाता है? उदय सिंह की जीत हो जाती है, बनवीर की क्या हो जाती है? ये मारा जाता है, मारा जाता है। यहाँ पे जो उदय सिंह की जो जीत हो जाती है, यहाँ पे उदय सिंह की सहायता किसने की थी? मालदेव राठौड़ ने की थी। किसने की थी? मालदेव राठौड़ ने इसकी क्या की? सहायता की। मालदेव राठौड़ की सहायता से, ऐसे कर दो, की सहायता से इनको क्या हो गया? इनको चित्तौड़गढ़ वापस मिल गया। यानी उदय सिंह क्या बन गए? चित्तौड़ के शासक बन गए, मेवाड़ के शासक बन गए। इसलिए इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? इनका शासनकाल 1540 से 1572 माना जाता है। अब उदय सिंह राजा बनते ही उदय सिंह ने क्या गड़बड़ियाँ की? क्यों ऐसा कहा जाता है कि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता? वैसे विक्रमादित्य को भी कर्नल टोड मानता है, अयोग्य शासक मानता है, वो भी कोई काम का नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। वो भाग गया युद्ध से, उसने सीधे भाग गया। हुमायूं को कर्मावती ने राखी भी भेजी थी। वो स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, वो आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम जो बात करेंगे प्रताप को पढ़ना है, तो हमको ये थोड़ा सा ऐसे ही देखना है कि स्थितियाँ कैसे बिगड़ गई थी। राणा सांगा के समय जो मेवाड़ की स्थिति बहुत शानदार थी। मेवाड़ की चारों तरफ सीमाएं फैली हुई थी, चारों तरफ साम्राज्य विस्तार था। वो विस्तार कम कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत उदय सिंह के बारे में बताना जरूरी है। अब यहाँ पे चित्तौड़ का शासक बन जाता है कौन? उदय सिंह बन जाता है। अब उदय सिंह ने क्या किया? अब उदय सिंह ने जो किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले। उदय सिंह ने क्या किया उसकी बात करें। अब उदय सिंह मेवाड़ का शासक बन गया 1540 में, और इसके बाद 1572 तक हम बात करें। ये जो उदय सिंह था, इस उदय सिंह ने क्या कर ली, गड़बड़ियां क्या की, वो देखो। इस उदय सिंह ने 1543 में एक संधि कर ली। शासन संभाले ज़्यादा दिन हुआ नहीं था और इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, ये इतना ज़्यादा हम कहें कि ये शानदार, उस समय इनकी उम्र भी नहीं थी। तो उदय सिंह ने शासन संभाला। 1543 में इसने संधि कर ली, किससे? शेरशाह सूरी से। किससे कर ली दोस्तों? शेरशाह सूरी से कर ली। शेरशाह सूरी जो था, ये शेरशाह सूरी की मैं बात करूं, शेरशाह सूरी जो था, इससे इसने
संधि कर ली, संधि करके और इसको चित्तौड़ की चाबी सौंप दी। ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी को चित्तौड़ की क्या सौंप दी, चित्तौड़ की चाबी सौंप दी। आगे से ही इसने चित्तौड़ की क्या सौंप दी, चाबी सौंप दी, किसको, शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ में खुद तो रहा नहीं, अपने खास आदमी था ख्वास खां, उस ख्वास खां को यहाँ पे क्या कर दिया, नियुक्त करके उसको देकर ये चला गया। ये तो खवास खां को नियुक्त किया था, चित्तौड़गढ़ की इसने चाबी सौंप दी। ये जो उदय सिंह था, इसके बाद में यहाँ से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में। गिरवा की पहाड़ियों में इसमें नहीं जाता, ये अकबर के साथ जाता है। यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बस इतनी बात करेंगे। ये इसको छोड़ के चला जाता है। अब बाद में क्या होता है, एक युद्ध करता है, एक युद्ध भी करता है। ये शानदार वाला युद्ध क्यों हुआ वो मैटर भी समझाता हूँ। 1557 ईस्वी का जो ये युद्ध करता है, हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। ये चला जाता है, ये तो जो खवास खां था ये चला जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके आगे निकल के ये चित्तौड़ इसी के हाथ में आ जाता है, उदय सिंह के में। लेकिन ये हरमाड़ा का युद्ध होता है। युद्ध किस किस के बीच में होता है, युद्ध देखिए किस किस के बीच में होता है। युद्ध होता है, एक तरफ तो थे उदय सिंह, एक तरफ थे हाजी खां। ये हाजी खां जो है ये अजमेर के थे, अजमेर। ये अजमेर को संभाल रहे थे हाजी खां। ये अफगान के थे, तो वहाँ से आए हुए थे, अफगान पठान थे, हाजी खां पठान जी ये आए हुए थे। इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जीत किसकी होती है, इस युद्ध में जो जीत होती है वो जीत किसकी होती है, जीत उदय सिंह की होती है। उदय सिंह जीत गया, हाजी खां हार गया। और इस हाजी खां का यहाँ पे जो साथ दिया था वो मालदेव ने दिया, मालदेव ने साथ दिया था, फिर भी ये हार गया। अब क्यों दिया था, क्यों लड़ाई हुई, जो एक बात यहाँ थोड़ी सी आपको एक स्टोरी सी बताता हूँ, क्योंकि स्टोरी से आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहता है, तो आपको एक स्टोरी सी बताता हूँ। देखो हुआ क्या, एक रंगराय नाम की महिला थी। ये जो युद्ध हुआ ना, हरमाड़ा का युद्ध, इस युद्ध का कारण क्या है, तो इस युद्ध का कारण है जो एक रंगराय नाम की, रंगराय नामक महिला। अब क्या है रंगराय की बात, ये रंगराय कई रंगों को दिखाने वाली, बोले एक महिला दो आशिक, एक महिला दो आशिक, दोनों को बढ़िया ढंग से हैंडल कर रही थी। उदय सिंह से भी प्यार करती है रंगराय और हाजी खां से भी प्यार करती, दोनों से प्यार करती थी रंगराय। एक ही टाइम पे ये दोनों को हैंडल करती थी, टाइम फिक्स कर रखा था, एक का सुबह तो एक का शाम। तो बढ़िया शानदार महिला थी ये भी। अब एक दिन थोड़ा सा मसला क्या हो गया, थोड़ा सा उकचुक हो गया इसका मसला ऐसे हो गया, ये उदय सिंह इसको बिना बताए से मिलने पहुंच जाता है। अब उदय सिंह जाके देखता है तो इसका आशिक घर से बाहर निकलता है, ये भी उसको बाय बाय कर रही थी ऐसे हाथ हिला के मुस्कुराते हुए। वो था हाजी खां। उदय सिंह को झटका लगता है, चला यार अपन इसके लिए क्या नहीं किया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मैं इसको कितनी बातें बताता था, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, जब भी पुकारना हो जब मेरा नाम भूल जाता है, जब भी उसको पुकारना हो जब मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है। मतलब मेरे साथ ये क्या, थोड़ा रंगराय का अट्रैक्टिव जो था, आकर्षित हो गई थी हाजी खां की तरफ ज़्यादा, उदय सिंह को थोड़ा इग्नोर करने लग गई थी। अब उदय सिंह कहता है यार मैं इसके वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट देता हूँ और ये मेरी से ऐसी दिक्कत, बड़ा दिल आया हुआ था इस पर उदय सिंह ने देख लिया बेवफाई सामने आ गई। अब बेवफाई सामने आ गई तो उदय सिंह को बड़ा गुस्सा आया। अब बड़े गुस्सा आया तब रंगराय को तो क्या कहे, इसका प्यार था, जाना है तो जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता ना, अगर वो बेवफा है तो मत कहो बुरा उसको,
अगर वो बेवफा है तो मत कहो बुरा उसको, ना दिखे तो तलाश में रहना उसकी, दिखे तो पलट कर देखना ना उसको। तो बस इसने भी ऐसे ही सौगंध खा ली कि भाई ना दिखे तो तलाश करेगा और दिखे तो पलट के देखना नहीं इसको। हाँ, तो बेवफाई कर गई, तो बेवफा थी ये। यार प्यार तो था ही, अब बुरा तो कैसे कहने देता। लेकिन हाजी खां से तो बदला लेना था। इसने कहा हाँ भाई हाजी खां, तेरा क्या चक्कर है? हाजी क्या बोला? बोला तेरा क्या चक्कर है, मैं प्यार करता हूं उससे, वो मेरे से प्यार करती है। उदय सिंह के प्यार तो वो मेरे से भी करती है। कहते खा मेरे सौगंध। क्या ला भाई, बाइक की सौगंध। बोला हाजी खां कह रहा है यार मैं उसको गिफ्ट मैंने ये दिया, ये कह रहा है मैंने ये दिया। अरे यार कहते वो दोनों के साथ करती थी। पर उसको कहता हाजी खां तू यार तू छोड़ दे। उदय सिंह कहता है तू छोड़ दे यार, राणा था, इज्जत पे आ गई बात, ऐसे कैसे छोड़ दे। चलो युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान उदय सिंह और हाजी खां के बीच में युद्ध हुआ, उदय सिंह की क्या हो गई, जीत हो गई। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ये बात हमने समझ में नहीं आई कि मालदेव इसका खास था, तो मालदेव ने साथ हाजी खां का क्यों दिया। इसका कारण बताता हूं, इसका कारण आपको बताता हूं। देखो एक जेत्र सिंह नाम का था, जेत्र सिंह। यहां बता देता हूं, अरे स्टोरी तो सुननी है, तुम्हारे काम की तो इतनी है नहीं, तुम्हें तो महाराणा प्रताप पढ़ना है, प्रताप से मतलब अपने को। तो ये स्टोरी ऐसे थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको। इसने क्या किया, ये जो जेत्र सिंह था ये उदय सिंह का क्या था, उदय सिंह का नौकर आदमी था, उदय सिंह के दरबार में रहता था। अब किसी बात पे उदय सिंह नाराज हो गया तो जेत्र सिंह निकल गया यहाँ से। स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं ये भी, ऐसे कम नहीं होते। राजपूत जो होते हैं, अगर हम देखें इतिहास को पढ़े तो राजपूतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यार इनका जो योगदान है ये खतरनाक योगदान है। हम इस राजस्थान की मिट्टी पे कहीं भी पैर धरते हैं तो ये देखते हैं कि यार यहाँ पे किसी महाराणा या किसी हिंदू सम्राट का खून बहा होगा, उनके पैर की धूल है। इसके अलावा किसी राजपूत स्त्री ने अपना जौहर किया होगा, सर्वोच्च योगदान किया, उनका जो शरीर किसी अन्य धर्म वाले लोग उनके इस्तेमाल ना कर पाए तो उन्होंने जौहर अपनी जीवन समाप्त करना अच्छा समझा। तो ये हमारा राजस्थान का जो कल्चर है ये बड़ा गौरवान्वित कल्चर है, राजपूताना हमारा कल्चर है। यहाँ हम राजा महाराजाओं के राज्य में रहते हैं, तो बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है, जोश और जुनून के साथ आपको जुड़े रहना है, जोश और जुनून के साथ फिर लाइक भी करना है। अरे तर गुरुजी लाइक नहीं कर सको तो फिर क्या कर सको थे। हाँ, तो आगे बात करें, चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। अरे जेत्र सिंह यहाँ से चला जाता है मालदेव के पास, और मालदेव के पास चला जाता है तो मालदेव इस जेत्र सिंह को क्या करता है, जेत्र सिंह को एक रियासत दे देता है, एक जगह दे देता है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा ये क्या दे देता है, ये जो खेरवाड़ा जगह थी ये खेरवाड़ा जगह इसको दे देता है, किसको, जेत्र सिंह। जेत्र सिंह भी खुश हो गया कि यार अपने को खेरवाड़ा दे दी, इज्जत दे दी। ये जेत्र सिंह कहता है चल ठीक है यार कि मैं मेरी पुत्री का ब्याह आपसे कर देता हूँ। मालदेव कह रहे फिर ऐसे अच्छे कामों में देर किस बात की, चलो कर दे फिर, अच्छी बात है। अब मालदेव से शादी कर दी, पर मालदेव से शादी कर दी अपनी लड़की की, लेकिन मालदेव को फिर साड़ी पसंद आ गई, इसकी पत्नी की छोटी बहन भी पसंद आ गई। बोले यार डैडी जी को, ससुर जी को जाके कहते हैं यार डैडी जी एक काम और कर दो, लगे हाथ, कहते यार ये भी दे दो। अब जेत्र सिंह को बुरा लगा यार कि अपन ने इसको एक बेटी दे दी तो ये दूसरी मांग रहा है। बोला साड़ी आदि घरवाली तो होती है, पूरी कर दो। जेत्र सिंह ने क्या किया, ये रिश्ता भेज दिया उदय सिंह के लिए। जेत्र सिंह ने भेज दिया किसके लिए, उदय सिंह के लिए रिश्ता भेज दिया उस दूसरी वाली बेटी का, इससे भी आती। ये मालदेव उदय सिंह को कह रहा है यार अपन दोनों फ्रेंड है, मैंने तेरे को राजपाट दिलाया था, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, तू मत कर ब्याह, तू उससे ब्याह मत कर, तू यह कर उसको छोड़ दे, वो मेरे लिए है। बोले नहीं यार ऐसी बात नहीं, तू तेरा देख रहा है, मेरा देख ही नहीं रहा, मैं नहीं करूं तू ही करे, ऐसी बात। अब ये उदय सिंह कर लेता है। अब जैसे उदय सिंह ने इसका मामला बिगड़ा दिया, प्यार था, दिल आ गया तो उसमें इसका मामला बिगड़ा दिया,
तो उदय इसने इसको भी मौका मिल गया मालदेव को, यार हम भी इसका रंग रहा है, इसको नाम मिलने दे, इसका मामला बिगड़ा दे, और ये हाजी का आके साथ देता है, लेकिन जीत उदय सिंह की हो जाती है। चलो छोड़ो आगे, और आगे की स्टोरी भी देखें। अब इसके बाद में उदय सिंह जो था, इस उदय सिंह ने देखो एक तो उदयपुर जिला बसाया था 1559 में, इसने क्या बसाया, उदयपुर बसाया। उदय सिंह ने कौन सा बसाया, उदयपुर बसाया। और इसी के अलावा उदयपुर में उदय सागर झील बनवाई, और वहाँ पे बढ़िया उदय सागर झील बनवाई, और वहाँ पे बढ़िया खेतीबाड़ी की व्यवस्था करवा दी। इसी उदय सागर झील में आयर नदी जाके गिरती है, फिर वो बेडच के नाम से बाहर निकलती है। ये आपको पहले बता भी चुका हूँ मैं, जब हम सभ्यता देख रहे थे, आहड़ की सभ्यता, वहाँ पे बता। तो यहाँ पे खेतीबाड़ी की व्यवस्था करके इस उदयपुर को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। उस उदयपुर को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। और फिर इस उदय सिंह की क्या हो जाती है, 28 फरवरी 1572 को क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। होली के दिन इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1572 में, 28 फरवरी 1572 को। फिर कौन शासक बनता है वो देखते हैं, आगे इसकी बात करते हैं। अब वैसे तो इसका मैं बात करूं, इसने जो चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। देखो 1567 में एक युद्ध होता है, चित्तौड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चित्तौड़ का युद्ध। और चित्तौड़ का युद्ध किसके बीच में होता है, ये देखिए, चित्तौड़ का युद्ध होता है अकबर वर्सेस उदय सिंह। यहां अकबर की जीत हो जाती है। अकबर यहां पे एक बंदूक का इस्तेमाल भी करता है, उस बंदूक का नाम भी याद रखना, बंदूक का नाम है संग्राम। वह भी बताता हूं कैसे याद रखना है इसका। यहाँ उदय सिंह अपना राजपाट जो सेनापति को सौंप के जाता है। यहाँ 2 सेनापति थे इसके, एक तो फत्ता सिसोदिया और एक था जयमल मेड़तिया। राठौड़ था ये भी, जयमल मेड़तिया। देखो युद्ध क्यों होता है, युद्ध इसलिए होता है कि बाज बहादुर और इस जयमल मेड़तिया को उदय सिंह ने शरण दी थी, और ये अकबर से के विरुद्ध इसने शरण दी थी। तो अकबर ने इसको कहा इनको शरण क्यों दे रहा है, और मेरी उसने ये भी कहते हैं कि उसने अपने दरबार में कईयों को बोला, यार सब राजा बड़े बड़े ठिकाने मेरे अंडर आ चुके हैं, मेरे अधीन आ चुके हैं, लेकिन ये उदय सिंह अभी मेरे अधीन नहीं आया। इस वजह से 1567 में युद्ध होता है, चित्तौड़ का युद्ध होता है। इस युद्ध की मैं बात करूं, ये जो उदय सिंह था, ये उदय सिंह तो यहां से निकल के चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में। कहां चला जाता है, गिरवा की पहाड़ियों में, परिवार सहित। बस यही गलती कर दी, ये यहां से छोड़ के चला जाता है। तभी तो कर्नल टोड ने इसके लिए क्या कह दिया, कर्नल टोड ने यहां पे तभी तो कह दिया कि अगर सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। ये बात गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। अभी हम इधर बात करते हैं, इसने क्या किया, इस युद्ध के दौरान अपना जो सेनापति थे 2, इन सेनापतियों को क्या कर दिया, इन सेनापतियों को दुर्ग का प्रभार संभला के ये तो चला गया गिरवा की पहाड़ियों में परिवार से। अब आगे क्या हुआ उस स्टोरी की देखते हैं इस युद्ध में, कि आगे युद्ध में क्या हुआ। ये पता है ये युद्ध कौन जीत गया, ये अकबर जीत गया, लेकिन हुआ क्या उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। यहां पे इसके दोनों सेनापति थे, ये दोनों सेनापति खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, और खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। तो इस जयमल का एक भतीजा भी था जिसका नाम है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़,
ये कल्लाजी राठौड़ भी रोल में आता है यहाँ पे, उनकी भी मैं बताता हूँ। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, 4 हाथों वाला देवता। अब स्टोरी सुन लो तुम, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, अपने को महाराणा प्रताप पे आना है, इसलिए आपको केवल स्टोरी सुनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये बड़ी वीरता के साथ दोनों लड़ रहे थे, जयमल और फत्ता सिसोदिया दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ से इस अकबर ने बारूद फेंका जो चित्तौड़ के किस में लग गया, दुर्ग की दीवार में लग गया, दीवार ढह गई। तो उस दीवार का मरम्मत करा रहे थे, तो कहते हैं कि एक बंदूक थी इसके पास, संग्राम नामक बंदूक से ये निशाना लगाता है अकबर, और इस जयमल की क्या है, एक पैर घायल हो जाता है, पैर घायल हो जाता है, पैर में गोली लगी, घायल हो गया, चल फिर नहीं सकता था। लेकिन इसको युद्ध करना था, ये चाहता था कि मैं युद्ध करता हुआ मारा जाऊं। राजपूत था, किले का प्रभार मिला हुआ था, तो धोखा नहीं दे सकता था, भग नहीं सकता था। तो इसने अपने भतीजे को बुलाया, इसका भतीजा था ये, इसके बड़े भाई का लड़का, छोटे भाई का लड़का था, तो ताऊ बेटों में बहुत शानदार बनती थी। इसने अपने भतीजे को बुलाया और भतीजे कल्लाजी को कहा, अरे कल्लाजी उस समय उनकी शादी हो रही थी जब इनको बुलाया, ये शादी कर रहे श्वेत कंवर के साथ, वहाँ वरमाला डल चुकी थी, फेरे लिए नहीं थे। अब जैसे इनके पास संदेश पूछा, ये बड़ा प्यार करते थे अपने ताऊ जी को, तो छोड़ के कैसे आते। लेकिन क्या करें, मजबूरी में अपने, इसकी जो पत्नी थी इसका नाम था श्वेत कंवर है, पत्नी तो क्या, वो शादी फेरे तो हुए नहीं थे, तो श्वेत कंवर को कहता है, डार्लिंग देख थोड़ा वेट कर, समाज के सामने मैं तेरे को अपना तो चुका हूँ, बस फेरे लेने बाकी हैं, तू ये कर, तू वहाँ चल नागौर में, मैं वहाँ मिलता हूँ तेरे को नागौर में आके, मेरा वादा है, प्रॉमिस है तेरे से, नागौर में ज़रूर मिलूंगा मैं आके। अभी मैं चाहता हूँ, ताऊ जी को मेरी ज़रूरत है उनकी सहायता करने। और इनको क्या किया, उसने अपने ताऊ जी को अपने कंधों पे बैठा लिया, 2 हाथ जयमल के हाथों में तलवारें, दोनों हाथों में इनके तलवारें, और दोनों टूट पड़े मुगलों की सेना पर इतने खतरनाक तरीके से। लोग, मुगली सेना तितर बितर होने लगी, मारने लगे, लाशों के ढेर लगने लगे, ऐसा लगने लगा कोई देवता ही युद्ध लड़ रहा है, जो अपने 4 हाथों से लड़ रहा है, क्योंकि 4 हो गए ना हाथ, कंधे पे बिठा रखा था, बताओ कंधे पे ताऊ जी को बिठा के युद्ध कर रहा था। ऐसे भी थे हमारे राजपूत योद्धा, बहुत शानदार योद्धा थे, इन्होंने अपनी स्वामी व्यक्ति शो की। और इस फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर, इस फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ सतरानियों ने जोहर किया। ये मेवाड़ का तीसरा जोहर है, मेवाड़ का या चित्तौड़ का कौन सा, तीसरा जोहर। चित्तौड़गढ़ में कितने जोहर हुए थे, चित्तौड़गढ़ में 3 जोहर होते हैं, एक 1303 में होता है, एक 1534 में होता है, एक 1567 में होता है। तीनों मैं बता चुका हूँ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। 1534 में बहादुर शाह जफर के काल में गुजरात का शासक था, उसके आक्रमण की वजह से कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। और तीसरा जोर फूल कंवर के नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध हुआ। अकबर इस युद्ध में बहुत से लोगों को मरवाता है, कहते हैं 30,000 महिलाओं बच्चों इनको मरवाया गया था। यानी कि ये अकबर के काल का, अकबर पर यह युद्ध एक तरह से क्या है, कलंक है। यह युद्ध क्या है, कलंक है, क्योंकि ये कलंक लग चुका था। अकबर बड़ा शांति प्रिय शासन करता था, लेकिन उसने फिर भी ये कहते हैं, वैसे भगवान दास ने कहा था, ये ऑर्डर उसी के कहने पे जारी हुआ था। भगवान दास का भी रोल मानते हैं इसमें। तो चारों तरफ क्या हुआ, हाहाकार मच गया, लोगों को मरवाया। लेकिन ये अकबर प्रभावित हो गया जयमल से और फत्ता से। जयमल और फत्ता से प्रभावित हो गए। इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। आगरा के किले में गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई, इनकी हाथी पे सवार मूर्तियां लगाई, इनकी वीरता से प्रभावित होगी। और फिर इसके बाद में बीकानेर के जो राय सिंह जी थे, वो भी यहाँ से प्रभावित होके बीकानेर के किले के बाहर, जूनागढ़ किले के बाहर, बीकानेर में जूनागढ़ किला, उसके बाहर भी इन्होंने भी इनकी क्या लगवाई, मूर्तियां लगवाई। और इस तरह इनकी जो मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में उदय सिंह के शासनकाल में अब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाते हैं। महाराणा, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। ये चीज़ें आप देख लेना, स्टोरी मैंने सुना दी, कहानी के माध्यम से आपको पता ही है, जयमल, फत्ता और सिसोदिया की जो हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं उदय सिंह की। उदय सिंह और उदय सिंह के पुत्र कौन, दो रानी,
खास, अरे रानी और भी, पुत्र और भी था, लेकिन खास की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे। और क्या बात करें इसकी, देखो एक बात कर लें इसकी मृत्यु, एक बात कर लें इसका जो अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, अंतिम संस्कार, और तीसरी इसकी क्या बात कर लेते हैं, इसके जो छत्री कहाँ है, छत्री की भी बात कर लेते हैं। अब देखो इधर देखो थोड़ी सी स्टोरी में, इसकी दो रानियां थी, एक तो धीरबाई, धीरबाई या बठियानी रानी, बठियानी रानी के नाम से भी फेमस है वो, बठियानी। और एक दूसरी रानी थी जिसका नाम है जयवंता बाई, जयवंता बाई। ये जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, सोनगरा की पुत्री। इसका भी रोल आएगा, नाम आएगा। अकबर को शासन दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो इनके बारे में बात करेंगे। इनकी मृत्यु अभी मैंने बताया है 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हो गई थी। अंतिम संस्कार गोगुंदा में किया गया इनका। छत्री भी कहाँ है, गोगुंदा में इनकी छत्री है। अब इस धीरबाई का पुत्र था जिसका नाम है जगमाल, और इस जयवंता बाई के पुत्र का नाम है प्रताप, महाराणा प्रताप। अब क्या हुआ, उदय सिंह ये थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, पहले वाली रानी थी, इसी के काल के चक्कर में तो अखिराज सोनगरा की वजह से तो उदय सिंह की शक्ति बढ़ी थी, इससे अपने ससुर की वजह से तो इसको उदयपुर भी, तो इसकी वजह से ही इनका मेवाड़ की शासन मिला था इनको। अब ये नई नई शादी होके आई थी, ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, तो हाँ युवा नई तो नई होती है, पहले वाली दूसरे वाली से भी खतरनाक होती है ना। अरे दूसरी वाली पहले वाली से भी खतरनाक होती है कि नहीं होती है। अरे मोहब्बत के मरीजों, मैं कोरोना की लहर की बात कर रहा हूँ, नहीं तुम प्यार व्यार मोहब्बत के मरीजों तो नहीं हो तुम, है ना। अरे पहली लहर आई थी कोरोना की, उससे खतरनाक दूसरी आई है, अब दूसरी से तीसरी वाली भी आ सकती है, बता रहे हैं, आशंका है। इधर देखो, अब धीरबाई से इसको ज्यादा लगाव था, प्यार था इससे, प्यार था। तो एक दिन मिलने गया तो इसने गेट बंद कर दी, मिली नहीं। बोले डार्लिंग यार गेट तो खोल दे, रात के टाइम है, अब कहाँ जाऊंगा मैं। और सैनिक भी देख रहे यार, राजा के लिए रानी गेट नहीं खोल रही। बोले नहीं खोलूँ मैं, तो तू तो कहीं पे जाना है वहां जा। बोले यार डार्लिंग ऐसा मत कर तू यार। तो बोले तू क्या चाहती है, कहते यह बात तो तू पहले ही पूछ ले, यही पूछ ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं गेट ही खोल दूं। मैं चाहती हूं कि तू जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। जगमाल को क्या घोषित कर दे, उत्तराधिकारी। अब बेटा बड़ा कौन सा, प्रताप, योग्य भी था, योद्धा भी था, खतरनाक वाला योद्धा था, योग्य भी था, गुणवान भी था, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया किसको, जगमाल। अब जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया, इसकी मृत्यु की जगमाल तो वहां पे देख रहा कि अपने को क्या मिले, शासन मिलेगा। और ये गोगुंदा में प्रताप बेचारा अंतिम संस्कार कर रहा। अब जब अंतिम संस्कार कर रहा, यहीं पे प्रताप बड़ा बेटा था, आपको पता है बड़े बेटे के ही सिर पे पगड़ी बनती है, बड़ा बेटा था। ये प्रताप क्या बना, ये प्रताप ने क्या किया, यहाँ पे और जो सरदार थे, ये अखेराज सोनगरा भी था, प्रताप का ससुर भी था। यहाँ पे प्रताप के ससुर जो थे, प्रताप के जो ससुर थे, यहाँ पे प्रताप के ससुर भी थे, इसके अलावा और बाकी कर्षण जो रावत कर्षण जो थे, इनके जो क्या कहते हैं उनको, चुड़ावत समुदाय से थे, चुड़ावत के वंशज थे। और आपको पता है मेवाड़ के शासकों पर चुड़ावत वंशकों के द्वारा उनका राज्याभिषेक करवाया जाता था, क्योंकि चूड़ा आपको पता है भीष्म पितामह था। तो इनके साथ ये जो सारे थे यहाँ पे, इनकी वजह से देवगढ़ वाले जो मूल पुरुष थे, उनकी वजह से क्या किया गया है यहाँ पे, इनका जो इनकी सहायता की, इनका ससुर था
रामरख पंवार, रामरख पंवार, इनकी वजह से यहाँ पे जो शासन मिलता है, होता क्या है, प्रताप को इन्होंने सहायता दी और प्रताप ने इसको क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, भगा दिया इसको गद्दी से। ये भी बेचारा डर के मारे अकबर की सेना में चला गया यहाँ से छोड़ छाड़ के। अब ये प्रताप क्या बन गया, शासक बन गया, और शासक बन गया, यहाँ शासक बनते ही प्रताप का क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। अब प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक तो राज्याभिषेक पहले हो जाता है इनका राज्याभिषेक कब किया गया, इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया, और इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में कब हुआ, 1 मार्च 1572 को हुआ। देखो इस दिन नहीं हुआ, 28 फरवरी के दिन नहीं हुआ, इस दिन तो अंतिम संस्कार ही कर रहा था ये पापा का। ये कई किताबों में लिखा हुआ है इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी को हुआ, 28 फरवरी 1572 को हुआ, ऐसा नहीं है। इनका 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है, और इस राज्याभिषेक के दौरान इनके जो तलवार, क्योंकि तलवार बांधने की प्रथा होती है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कई बार, महाराणा प्रताप, चलो महाराणा प्रताप अलग से ही लेके देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से तो अपने को तो टॉपिक ही महाराणा प्रताप पढ़ना है, तो यहाँ तक कि किसी को दिक्कत थोड़ी हुई, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तलवार बधाई की बात भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, राज्याभिषेक की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रताप डीपली हमारे को पढ़ना है। तो आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड लेता हूं मैं और हेडिंग लगाता हूं महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की दोस्तों बात करें, महाराणा प्रताप और इनका जो शासनकाल था, ये शासनकाल कब से कब तक रहता है, आराम से ढंग से देख लेना। इनका जो शासनकाल रहता है 1572 से लेकर 97 तक रहता है। पूरी चीजें पढ़ेंगे, इनका जन्म, इनकी मम्मी, इनके पापा, इनकी जो पत्नी, इनके बच्चे, सारी चीजें बात करेंगे। बहुत शानदार डीपली रूप में हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप के रूप आपको जो टॉपिक पढ़ना है, ये बड़े खतरनाक तरीके से पूरा डीपली रूप में पढ़ना है, क्या था महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं इस महाराणा प्रताप के थोड़ा सा जीवन परिचय की। इस महाराणा प्रताप के मैं हल्का सा क्या देख लेते हैं, जीवन परिचय। इसका जीवन परिचय देख लें तो बात करें इनका जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म, और महाराणा प्रताप के जन्म की मैं बात करूं, इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 में। कब होता है इनका जन्म, 9 मई 1540। शायद ये पेन कम दिख रहा होगा, चलो दूसरा यूज में ले लेते हैं। 9 मई 1540 में ये क्या होगा, इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कौन सा है, जन्म स्थान। अब जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में। मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो फिर हमारे को डिटेल में पढ़ना है। ये प्रताप बड़े डिटेल में पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एक एक चीज देख के हमारे को क्या करनी है, पढ़नी है। एक दिन की क्लास में प्रताप कंप्लीट होगा नहीं। अभी मैंने जो इससे पहले की स्टोरी बताई, ऐसे ऊपर ऊपर से बताई, ऐसी चीजें बताई, स्टोरी बताई, कहानी बताई, वो केवल आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियां जो बन रही हैं, क्योंकि फिर सांगा तो चित्तौड़ में था, ये तो उदयपुर में आएगा, क्योंकि उदयपुर उदय सिंह ने राजधानी बना दी, इस वजह से आपको ये बताना जरूरी है। फिर आप ये प्रताप बताता, फिर मैं प्रताप डायरेक्ट पढ़ाता, फिर जगमाल के बारे में, शक्ति सिंह के बारे में, इनके बारे में बताता, तो वो स्टोरी थोड़ा सा रिलेशन होना जरूरी है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़, कुंभलगढ़ में भी एक जगह है, कौन सी, कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग बनाया हुआ है कटारगढ़, जिसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। क्योंकि महाराणा कुंभा ने जब कुंभलगढ़ बसाया था,
उसने कुंभलगढ़ में अपने रहने के लिए, खुद के रहने के लिए एक निवास स्थान बनवाया था, कटारगढ़। और उसी कटारगढ़ में एक महल था, कौन सा महल? बादल महल। और उस बादल महल की जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ? हमारे देश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। वैसे महाराणा प्रताप के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमजोर थे, वैसे थे। वैसे मैं मेरा फेवरेट बताऊं तो अगर हम मेवाड़ का इतिहास में पढ़ें तो मेरा फेवरेट राणा सांगा है। राणा सांगा जैसा वीर योद्धा मैंने तो पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। महाराणा प्रताप का योगदान भी कम नहीं है, मैं ये नहीं कहता इनका कम है, बहुत योगदान है। वीर शिरोमणि है, हिंदुआ सूरज है, और भी इनके जो राजपूताने का मानतम सुल्तान है, हल्दी घाटी का शेर है, मेवाड़ का शिरोमणि है, नलियाकत्ती है, पाथल भी है। पित्तल और पाथल के बारे में भी मैं बताऊंगा स्टोरी। पित्तल और पाथल भी, वैसे इतिहासकार इसको मानते नहीं है पित्तल और पाथल वाली बात को, लेकिन वो चीज़ें भी, स्टोरी भी बताएंगे कि ये स्टोरी कहाँ कहाँ प्रचलित है, कहाँ नहीं है इतिहास में, सारी बातें करेंगे। इनके उपनाम हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? जूनी कचेरी में। माता पिता कौन थे भाई इसके? माता पिता दोनों को एक ही लाइन में देख लेते हैं। माता पिता कौन थे? माता पिता कौन थे? तो माता पिता तो उदय सिंह थे। उदय, चलो माता का नाम ही पहले लिख लेते हैं, फिर तुम माता, आगे माता लिखा हुआ है। हाँ, लेडीज फर्स्ट, अरे है ना अपना लेडीज फर्स्ट। पता है ये चीजें कहाँ से ली थी लेडीज फर्स्ट वाला फॉर्मूला? बोले एक बार एक लड़का लड़की प्यार करते थे, बहुत खतरनाक तरीके वाला, साथ जीने मरने की कसमें खाते थे कि बावड़ी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, वो कहती मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो क्या हुआ कि दोनों गए, बोले साथ ये जमाना में जीने नहीं देता तो मरना बेहतर है, दोनों का साथ मरते हैं। और दोनों चले गए, एक बहुत ही ऊंची सारी बिल्डिंग पे चले गए, छट गए वहां पे। बोले यहाँ से दोनों एक साथ कूद के मरेंगे। अब दोनों एक साथ कूद के मरेंगे। लड़की ने ऐसे नीचे देखी, लड़का देखा, लड़की डर गई। बोले पहले तू कूद जा। उसने कहा देख ठीक है भाई, पर तू कूदेगी साथ जरूर। बोले तेरी सौगंध जरूर कूदूंगी। और छोरा कूद गया, लेकिन लड़की ने देखा यार मरने से बेहतर है दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ऊपर छत पे छट गई तो देखे यार बहुत है, शहर में कमी नहीं है लड़कों की, और मिल जाएगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब लड़की तो रुक गई। लड़का की कहते मेरे को पता था चुड़ैल तू धोखा करेगी, वो भी अपने साथ पैराशूट लेके गया था, फटाफट बटन दबाया, पैराशूट खुल गया और वो भी बच गया कि तू नहीं तो मेरे को भी और मिलेगी। ऐसा थोड़ी है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाखों हैं इस दुनिया में, एक हसीना तू ही तो नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो चलो इधर बात ही कर लेते हैं लेडीज फर्स्ट। अब लेडीज फर्स्ट की बात करते हैं तो इसकी जो माता का नाम था, माता का नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम था? जयवंताबाई, माता जयवंताबाई। और पिता कौन थे? उदय सिंह। माता जयवंताबाई और पिता कौन थे? उदय सिंह। इनके सुपुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। बचपन का नाम, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम था कीका। छोटे बच्चे का सूचक है कीका। आज भी मेवाड़ के इधर साइड में देखो तो वहां पे छोटे बच्चे को कीका, कूका के नाम से पुकारते हैं। तो कीका इनका बचपन का नाम है। मतलब पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, और इनकी पत्नी का नाम है अजबदेव पंवार। अजबदेव भी है, फूल कंवर भी है। फूल कंवर वो राम जो राम मालदेव का बड़ा भाई था राम, उसकी बेटी थी फूल कंवर, उसका भी है। लेकिन अजबदेव फेमस है, अजबदेव पंवार। और इसके अलावा देखो दूसरी एक और है, फूल कंवर भी है, और भी है। वैसे 20 रानियां थी, इसकी क्या नाम है याद रखना। तुम अजबदेव की बात कर लेते हैं, मुख्य रानी यही थी अजबदेव, इसी की देख लेते हैं। 20 रानियां थी, 25 बेटे थे। पढ़ना एक ही है अमर सिंह, इसी से पुत्र पैदा होता है अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह, उसके बारे में पढ़ना है हमारे को। तो इनके पुत्र थे, इनके साथ थे, युद्धों में साथ देंगे तो उनके बारे में जानकारी लेना है। वो भी बड़े खतरनाक योद्धा थे।
उसने भी अकबर के चाचा को इस तरह से भाला मारा था कि यहाँ सिर से भाला लग के घोड़े के साथ में से घोड़े को चीरते हुए निकल गया था, सिर के मुकुट को चीरते हुए, घोड़े पे बैठे हुए थे, घोड़े को चीरते हुए निकल गया था। ऐसे कैसे भूत बन गए थे उनके चाचा, तो बड़े योद्धा थे, सूरवीर योद्धा थे। इनके पुत्र भी, उसकी भी बात करेंगे। हाँ, यहाँ तक देख लिए। अब बात करें इनके जो राज्याभिषेक की बात करें, इनके कुछ उपनाम हैं, उपनामों की बात करें, तो ये चीज़ें देखते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बातें कर ही लेते हैं क्योंकि फिर अपना टाइम ज़्यादा लिमिटेशन है, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, फिर आगे की क्लास भी तो होगी आपके। तो चलो देखते हैं इनके आगे की स्टोरी, थोड़ी सी कहानी देखते हैं क्या है इनका राज्याभिषेक देख लें। पहले उपनाम देख लेते हैं। प्रताप के उपनाम, यानी प्रताप को किस किस नामों से जाना जाता है वो उपनाम देख लो। उपनाम वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ शिरोमणि, राजपूताने का महान सुल्तान, राजपूताने का महान सुल्तान, पाथल, पित्तल और पाथल की भी है। पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ थे, पाथल इनको संबोधित किया था। कहते हैं कि इनकी बेटी के हाथ से, इनके अमर सिंह के हाथ से एक जंगली बिलाव रोटी छीन के ले जाता है, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये से स्टोरी बताते हैं, वो बताऊंगा आगे। बाकी नलियाकती, नलियाकती, ये इनके क्या है? उपनाम है। ये क्या है दोस्तों? इनके उपनाम है। अब इनका राज्याभिषेक देखें, इधर बात कर लेते हैं अलग से। किसकी बात कर लेते हैं? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, प्रारंभिक व विधिवत, प्रारंभिक गोगुंदा में, प्रारंभिक कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगुंदा में हुआ। गोगुंदा में कब हुआ? 1 मार्च 1572 को हुआ। विधिवत कहाँ हुआ? विधिवत इनका कुंभलगढ़ में होता है। विधिवत समारोह कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ। तलवार किसने बांधी? तलवार बंधाई, क्योंकि राजाओं के कमर पे तलवार बांधी जाती है जब कोई नया राजा बनता है। तो तलवार बंधाई कौन थी? तलवार बंधाई कृष्णदास ने की थी। रावत कृष्णदास, ये रावत कृष्णदास जी चूड़ावत वंश के थे, इन्होंने की थी। इसके अलावा मतलब पगड़ी किसने बांधी? पगड़ी बांधने वाला राम रख पंवार था, इन्होंने इसके पगड़ी बांधी। इसके अलावा मैं बात करूं, राम रख नहीं, रामशाह तंवर था, रामशाह तंवर। राम रख तो इनके क्या थे? ससुर जी थे। रामशाह तंवर थे। जगमाल को तो इन्होंने उतार के भगाई दिया था, भेज ही दिया था। तो ये इनके क्या थे? इन्होंने शासन किया, लगभग 25 साल इन्होंने शासन किया। क्योंकि आपको पता है 1572 से 1597 तक ये शासन करते हैं। तो कितने दिन क्या? लगभग इन्होंने 25 वर्ष, 25 वर्ष इन्होंने क्या किया? शासन किया। क्योंकि 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है। धनुष पे तीर चढ़ाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे वो बात करेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से हो गई मृत्यु, इनकी दिक्कत की वजह से। इनके प्रमुख 2 ठिकाने थे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा इनका ठिकाना था। ये सारी बातें आगे हम देखेंगे इससे।
तो बात करेंगे इसके राणा प्रताप और अकबर ने इसको समझाने के लिए जो भेजा था, 4 इनके शिष्टमंडल जो भेजे थे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, समझाने कौन कौन आए। सबसे पहले कौन जो आए, जमा भट्टो के नाम से याद रखना, जलाल खां आया, मानसिंह आया, भगवंत दास आया, टोडरमल आया। इन्होंने, हाँ एक शानदार क्वेश्चन भूल गया मैं, इन्होंने एक चित्र शैली का विकास किया था। चित्र शैली के बारे में बता देता हूं मैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र शैली का विकास किया था, चावंड चित्र शैली का। ये महाराणा प्रताप जो है ये जन्मदाता है, किसके जन्मदाता है, चावंड चित्र शैली के। चावंड चित्र शैली के ये क्या है, जन्मदाता है। इनके प्रमुख चित्रकार 2 थे, प्रमुख चित्रकार, इनके प्रमुख चित्रकार 2 जने थे। कौन कौन थे, एक तो था नासिरुद्दीन, एक था निसारुद्दीन। एक तो था नासिरुद्दीन, दोनों नाम एक से ही लगते हैं। एक था निसारुद्दीन, निसारुद्दीन। ये 2 इनके प्रमुख चित्रकार हैं। 2 इनके ठिकाने थे, गोगुंदा, गोगुंदा में था मांडन जो कुंपावत था, कुंभलगढ़ में मेहता, नर्वद था। ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और शानदार तरीके से महाराणा प्रताप के बारे में और डीपली पढ़ाऊंगा, और चीजें बताऊंगा। महाराणा प्रताप को समझाने कौन कौन आए, क्या क्या समझाया, क्या क्या बातें हुई, मानसिंह क्यों उससे नफरत करने लगा, मानसिंह के साथ क्या दिक्कत कर दी, खाने पे साथ नहीं बैठे थे, क्या क्या बातें, क्या क्या बातचीत हुई, सारी बातें करेंगे। एक बढ़िया शानदार सी स्टोरी के माध्यम से महाराणा प्रताप आपको आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि घर पे रहो, सुरक्षित रहो। आपको पढ़ाने के लिए तो अभिनव एजुकेशन है ना, आपका अभिनव एजुकेशन के माध्यम से आपकी पढ़ाई को सुचारू किया जाएगा। तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।